सरकार के पास देश में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को निर्धारण करने तथा किसी विशेष कार्य दायित्व की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के एक व्यक्ति तथा संस्था को कार्य सौंपा जाता है, जिसे आयोग कहते हैं। जब एक व्यक्ति करता है तो उसे एक सदस्य आयोग कहते हैं, जब इसे 2-3 लोग करते हैं तो इसे बहुसदस्यीय आयोग कहते हैं। आयोग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक आयोग होता है संवैधानिक आयोग, होता है संविधिक आयोग। संवैधानिक आयोग का तात्पर्य ऐसे आयोगों से जिनका उल्लेख संविधान में मुख्य रूप से किया गया है, और संविधिक आयोग का तात्पर्य ऐसे आयोग से जिनका संविधान में उल्लेख नहीं किया जाए। संवैधानिक आयोग में जैसे भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, CAG, CAG, ऐसे विभिन्न प्रकार के आयोग जिनका संविधान में उल्लेख है वो संवैधानिक आयोग कहलाते हैं। और संवैधिक आयोग जिनका उल्लेख संविधान में या संसद के किसी अनुच्छेद में नहीं है, जो डायरेक्ट स्थापित किए गए, जैसे कि नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल आयोग, इस प्रकार के आयोग हैं। जैसे कि जो अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, OBC आयोग के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने मान्य नहीं किया। ऐसे ही फिर दिव्यांग आयोग और सूचना आयोग, ऐसे आयोग होते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से निर्वाचन के कार्यों को पूरा करने तथा निर्वाचन दायित्वों की पूर्ति करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 कहता है कि संसद के, राज्य लोकसभा के तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का तक कार्य एक निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा, जो कि एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में कार्य करेगी। मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग में 1 आयुक्त तथा अन्य 2 आयुक्त वर्तमान में हैं। इनका कार्यकाल अनुच्छेद 324(2) के तहत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन आयोग से मिलकर बनेगा, जो कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। और अनुच्छेद 324(3) में कहा गया है कि मतलब अध्यक्ष, जब इनकी बैठक होगी तो अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन आयोग करेगा, और बैठक में निर्णय पूर्ण बहुमत से होगा। और प्रादेशिक निर्वाचन, मतलब इनके अधिकार समान रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयोग करेगा। पदावधि 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वो रहेगी। इसके साथ साथ ही ये जो मतलब अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। मुख्य रूप से इनके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, प्रदेश निर्वाचन आयोग की भी नियुक्ति की जाती है। अब राज्य निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के तहत 343 के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जो पंचायत तथा नगर पालिका के चुनाव देखेगा। और 343 ZA के तहत कहा गया है कि जो अपने नगर पालिका के चुनाव होंगे वो 343 के तहत गठित राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की गई। जब भारत आज़ाद हुआ तो 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग था, लेकिन 16 अक्टूबर को इसे 2 सदस्यीय कर दिया गया। फिर 1990 में पुनः 2 सदस्यों को समाप्त करके 1 सदस्यीय कर दिया गया, लेकिन अक्टूबर 1993 से 2 अन्य सदस्य को जोड़कर 3 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया। प्रथम निर्वाचन आयोग सुकुमार सेन थे तथा प्रथम महिला निर्वाचन आयोग BS रमा देवी थी। आयोगों के जो सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते। और अब इसके बाद देख लेते हैं इनकी कार्य एवं शक्तियाँ। इनका मुख्यतः निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता तथा उन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कर और उनके विवाद संबंधी काम का निपटाना, निर्वाचन मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीयन तथा और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के वो आयोग का वो चुनाव दल का अनुमति देना, रेडियो और टीवी पर इनके प्रचार के कार्यक्रम की सूची निर्धारित करना। इसके साथ साथ ही जो धांधली वगैरह होती है उन सब पर रोक लगाना। इस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयोग को सिर्फ महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता, और इन सब का जो खर्च है वो भारत की संचित निधि पर भारित रहता है। अब अपन देख लेते हैं यूपीएससी मुख्य रूप से का उद्देश्य भारत के लोक कल्याणकारी राज्य की अभिकल्पना को पूरा करना था। क्योंकि इन गतिविधियों के लिए एक दूरदर्शी, योग्य और ईमानदार निष्ठावान अधिकारियों की आवश्यकता होती है। इसके कारण यूपीएससी के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती। भारतीय संविधान में मुख्य रूप से यह व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई थी। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करी गई तथा 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो फेडरल सर्विस कमीशन को यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के रूप में बना दिया गया। इसके साथ ही भारतीय संविधान के भाग 14 में यूपीएससी के बारे में उल्लेख है। भारतीय अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि एक संघ लोक सेवा आयोग संघ केंद्र के लिए तथा राज्यों के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा और इनके सदस्य तथा सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाएगी और कार्यकाल भी निर्धारित किया जाएगा। इनको हटाया जाना, इनको साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है, जैसे दिवालिया हो जाना, अपनी पदावधि के दौरान किसी लाभकारी वेतन पद में लगे रहना या अन्य किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता के आधार पर। और इसके साथ साथ ही इनकी जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक होता है और ये अपन चाहे तो राष्ट्रपति को अपना पद त्याग पत्र भी दे सकते हैं। इनकी सेवा शर्तें जो होती हैं कि नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। 318 के तहत इनकी सेवा शर्तों का राष्ट्रपति नियम बनाता है और 319 के तहत जैसे सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र तथा राज्य के अधीन कोई भी पद की नियुक्ति के लिए नियुक्ति इनकी नहीं हो सकती। हालांकि राज्यपाल या अन्य इस प्रकार के जो संवैधानिक पद हैं उन पर इनकी नियुक्ति हो सकती है। आयोग के कार्य मुख्य रूप से 320 में आयोग के कार्य दिए गए हैं। आयोग के कार्य मतलब केंद्रीय भर्ती अभिकरण के रूप में परीक्षाओं का आयोजन करवाना, सिविल सेवकों के कार्यों का संपादन करना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त करना और इसके साथ साथ ही अन्य जो सलाहकारी कार्य हैं वो। और 322 के तहत कहा गया कि इनके जो खर्च हैं भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। 323 के तहत जे राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष एक प्रतिवेदन देंगे और उस प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाएगा और उसमें जो सिफारिश करी गई है उनके मानने या ना मानने का कारण संसद को स्पष्ट रूप से बताएगा। इसी के साथ ही जो केंद्रीय कर्मचारी तथा राज्य कर्मचारी के विवाद संबंधी निपटारण के लिए जैसे उनकी सेवा अवधि समाप्त करना है विभिन्न प्रकार के, इसके लिए 323 के तहत एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना करी गई है जो इन सब का कार्य देखता है। सेम इसी प्रकार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग 315 के तहत होगा। इनके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि वो 316 के तहत होगी। इनको हटाया जाना यानी दिवालियापन और अन्य कारण शारीरिक अक्षमता के आधार पर या किसी संवैधानिक कार्य में अन्य जगह नियोजन पर 317 के तहत हटाया जाएगा। इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। 19 के तहत ये केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन किसी प्रकार के नहीं होंगे। सेम जैसा इसमें है वैसा ही है। सिर्फ इसमें इतना है कि जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं, लेकिन ये 6 वर्ष तथा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उस तक कार्य करते हैं और इनका जो खर्च है ये केंद्र की संचित निधि पर भारित रहता है और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनका खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित रहता है। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं केंद्र वाले और राज्य वाले राज्यपाल को देते हैं, बस इससे ज़्यादा इनमें कोई इसके साथ ही भारत सरकार के जो खर्च हैं उन सब के नियंत्रण और उन सब की जांच करने के लिए केंद्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्थापना करी गई जो संघ तथा राज्यों के लेखों का मतलब प्रकार तथा उनका परीक्षण करता है। मुख्य रूप से भारत में पहली बार महालेखा का कार्यकाल वर्ष 1958 में स्थापित किया गया। 1858 में स्थापित किया गया। 1866 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय महालेखा परीक्षक कर दिया गया। 1984 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब समाप्ति के बाद इसका नाम भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया तथा 1935 में यह संघीय ढांचे तथा प्रांतीय लेखा का गठन का प्रावधान किया गया। भारत के संविधान लागू होने के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्थापना करी गई और अनुच्छेद 149 के तहत इनके कर्तव्य तथा कार्यों का बारे में बताया गया और 150 के तहत संघ तथा राज्यों के लेखा का प्रकार और 151 के तहत प्रतिवेदन। सभी प्रकार के आयोगों के आखिरी में एक प्रतिवेदन होगा, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो अपना यूपीएससी हो, निर्वाचन आयोग, कोई भी प्रकार का आयोग हो, इनके आखिरी में सब एक प्रतिवेदन देते हैं। कैग मुख्य रूप से इनके कैग जो 149 के तहत कैग को जो शक्तियाँ दी गई हैं जो कैग अधिनियम 1971 के तहत लागू होती हैं और 1971 में ही कैग को लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया था। अब कैग के बारे में मूलभूत चीज़ देख लेते हैं। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं और राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र दे सकते हैं। भारत के पहले कैग बी नरहरि राव थे तथा वर्तमान गिरीश चंद्र मुर्मू हैं।
साथ कैग रिटायरमेंट के बाद किसी प्रकार के नियोजन के कार्य में नहीं लग सकता। और जो कैग अपना प्रतिवेदन 151 के तहत राज्य सरकार में राज्यपाल को देता है, जिसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करता तथा केंद्र के प्रतिवेदन केंद्र को देता। यह मुख्य रूप से भारत के सभी प्रकार के जो अपने निधि रहती हैं, जैसे कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के लेखाओं का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, एक विनियोग लेखा, एक वित्त लेखा और एक सरकारी उपक्रम का लेखा। जैसे कोई भी सरकारी उपक्रम कोई लाभ में है, हानि में, इस प्रकार की जानकारी देना, आकस्मिक निधि से जो खर्च किया गया है, लोक लेखा निधि से वो खर्च किया गया उसकी जांच करना, सरकारी कंपनियों के खर्च की जांच करना और विभिन्न प्रकार की ऐसे ये कार्य करता है। देख लेते हैं कुछ संवैधानिक निकाय। चूंकि भारत में योजना आयोग एक अपने जो जटिल स्वरूप के कारण और एक क्षत्रिय राज के कारण सहकारी संघवाद पर कहीं ना कहीं चोट कर रहा था, इसके कारण ही एक नवीन संस्था राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से 15 अगस्त 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा करी गई तथा 1 जुलाई 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो जाती। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है तथा ये राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहयोगी भूमिका रहता है। मुख्य रूप से इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तथा इसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री वगैरह भी होते हैं। इसके उपाध्यक्ष पहले एक उपाध्यक्ष तथा एक कार्यकारी अधिकारी सीईओ होता है। प्रथम उपाध्यक्ष इसके अरविंद पनगड़िया, वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके पहले जो सीईओ कार्यकारी अधिकारी थे सिंधु श्री खुल्लर तथा वर्तमान में अमिताभ कांत हैं। इनके मुख्य रूप से शोध शाखा थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, परामर्शदात्री काम करना और इस प्रकार के कार्य हैं। इसमें मुख्य रूप से कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, जैसे कुछ विभिन्न विभागों के या फिर प्रधानमंत्री द्वारा जिस प्रकार से इनका निर्धारण। का अन्य आयोग है मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा 1948 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया तथा इसी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना करी गई। ये संवैधानिक निकाय है जो मानवाधिकारों के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। इसमें आयोग में एक बहुसदस्यीय निकाय जिसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य तथा कुछ पदेन सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश था, अब कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कार्यकालीन न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित हो सकता है, मतलब इसका अध्यक्ष बन सकता है। इसका एक अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है, एक उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त हो सकता है और 3 ऐसे सदस्य जो मानवाधिकार के जानकार हों। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। एक अध्यक्ष वो होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत कोई भी न्यायाधीश हो सकता है, रिटायर्ड न्यायाधीश हो सकता है, और 2 सदस्य में एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और एक सदस्य हाईकोर्ट का न्यायाधीश है या रहा हो तथा 3 मानवाधिकारों के जानकार होंगे। इसके साथ साथ ही इसमें कुछ पदेन सदस्यों की नियुक्ति भी की जाती है, जैसे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य की नियुक्ति, बाल आयोग के सदस्य की नियुक्ति, अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और दिव्यांग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति इस प्रकार इसमें करी जाती है। इसके साथ ही एक वे बहुसदस्यीय निकाय हो जाता है। इसका मुख्यालय केंद्र के द्वारा भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा इन सभी की नियुक्ति की जाती है। चूंकि इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसीलिए इनके जो अध्यक्ष नियुक्त होते हैं वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उस तक बने रहते हैं। पहले इनके मतलब मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी थे तथा वर्तमान में HL दत्तू साहब हैं। HL दत्तू साहब ने ही ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसको सिंह भीन शेर की संज्ञा दी है। जो इनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के लिए विभिन्न प्रकार की एक नियुक्ति समिति होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा उपसभापति इसमें होते हैं। इनको समानता इनको हटाया जाना है, या तो ये खुद त्यागपत्र दे दें या दिवालियापन, इस प्रकार की जो असमता उनके आधार पर ही इनको हटाया जा सकता और किसी कारण के आधार पर नहीं हटाया जाता। आयोग मुख्यतः स्वतः संज्ञान से या किसी की कार्यवाही पर अपने कार्य करता है और आयोग की कुछ सीमा है, जैसे 1 वर्ष पुराने मामले पे काम नहीं करता। ये एक सरकारी निकाय है, इसीलिए इसको सिंह विहीन शेर की संज्ञा दी जाती। राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग की रक्षा के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रारंभ किया गया। इसका कार्यक्षेत्र सिर्फ राज्य तक ही सीमित रहता है।
अब तक कुल 26 राज्यों में ही इसकी स्थापना करी गई। मध्य प्रदेश में यदि देखा जाए तो 23 सितंबर 1995 को राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना करी गई तथा इसका कार्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य जो मानवाधिकार आयोग है इसका भवन परिवास भवन भोपाल में स्थित है। हम सब बराबर, हमारे अधिकार बराबर, जो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग है इसका ध्येय वाक्य है। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य हैं। वर्तमान में अध्यक्ष नरेश कुमार जैन है। अब अपन देख लेते हैं महिला आयोग। महिला आयोग की स्थापना मुख्य रूप से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत 31 जनवरी 1992 को की गई, मतलब 2 साल बाद की गई थी। इसकी नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होता है, जिसकी अभी प्रमुख शायद स्मृति ईरानी जी हैं। और 1990 के तहत एक राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना करी गई। इस मतलब आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के संवैधानिक तथा कानूनी उपायों की सुरक्षा करना, वैधानिक उपायों संबंधी उपायों को सुझाव देना, शिकायतों का निपटारा प्रोत्साहन करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतियों तथा मामलों पर सुझाव देना, जैसे कि महिलाओं के आरक्षण के संबंध में सुझाव देना या महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में मतलब सुझाव देना, घरेलू हिंसा कानून को सख्त बनाना, इस प्रकार के किए जाते हैं। इसमें एक अध्यक्ष तथा 5 सदस्य होते हैं। इस प्रकार ये बहुसदस्यीय निकाय है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रथम अध्यक्ष महिला आयोग की जयंती पटनायक थी, सब वर्तमान में रेखा शर्मा है और इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये 5 सदस्य जो मतलब रहते हैं इसमें, एक अध्यक्ष 5 सदस्य, 5 सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य। जिस प्रकार मानवाधिकारों की घोषणा 1948 में हुई थी, ऐसी बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता 20 नवंबर 1989 में संपन्न हुआ था तथा भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 नवंबर 1989 में हुआ था तथा भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992 में इस समझौते का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे बाल होंगे। तब बाल अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन तथा प्रतिरक्षण हेतु बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया, जिसके तहत बाल आयोग की स्थापना, बाल संरक्षण आयोग का गठन 2007 में किया गया। एक संवैधानिक निकाय, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इसकी स्थापना 5 मार्च 2007 को की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। इसमें 2 मुख्यतः महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष 3 वर्ष तथा 60 वर्ष की आयु तथा सदस्य 3 वर्ष तथा 6 वर्ष 60 अध्यक्ष 3 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तथा सदस्य 3 वर्ष तथा 60 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। इनके प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा तथा वर्तमान अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो हैं। इसकी नोडल एजेंसी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके ज्ञानवर्धक में सहायक रही होगी। बने रहें। जय हिंद।